Good morning, online class. Audible, visible? ऑडियो तो ऑन है, हो गया अब, ठीक है। क्लास ऑडिबल, विजिबल? गुड मॉर्निंग अनुराग। सो आज हम लोग की फर्स्ट क्लास है एसएम की। ओके, सो आप सब ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं? बोथ ग्रुप? क्लास में कोई ऐसे बच्चे भी जो खाली ग्रुप 2 मतलब ग्रुप 1 दे रहे हैं फिर? ये सारे बोथ ग्रुप के ही हैं? सारे बोथ ग्रुप हैं? चलो, तो हम लोग ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट का नाम क्या है? EIS SM। कौन सा पेपर नंबर है ये? 7। काफ़ी अच्छा होमवर्क है तुम लोगों का। तो EIS SM के अंदर हमारे पास कितने बुक्स हैं? 2 बुक्स आ गई बच्चों के पास में? कुछ बच्चों के पास तो आ गई होंगी। EIS SM में वी हैव 2 बुक्स, पेपर 7A, पेपर 7B। 7वे पेपर है आपका EIS का, जो थोड़ा बहुत तुम्हारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टू बी मोर प्रिसाइज। और 7B जो है, 7B हम लोगों का SM है, जो थोड़ा बहुत तुम्हें तुम्हारे BST की याद दिलाएगा। अब BST में अच्छे थे या बुरे थे वो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सो हमारे पास 60 मार्क्स का ये आता है और 60 मार्क्स का पेपर आता तो 120 नंबर का है, पर 10-10 मार्क्स का हमारे पास में क्या होते हैं? ऑप्शन पे क्वेश्चन होते हैं। हम लोग शुरू करेंगे SM से, SM के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे EIS पे। हम लोग जब SM से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग SM के बारे में जान लेंगे कि पेपर कैसा आता है, ताकि पढ़ते वक्त हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग उस अप्रोच को अपनी माइंड में रखकर पढ़ सकें। हम लोग जब SM का पेपर देखते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के पेपर के अंदर वी हैव 2 पार्ट्स। एक पार्ट आएगा 15 मार्क्स का MCQ का। किसका आएगा पहला पार्ट? MCQ का, जहाँ पे 15 MCQ आएंगे एक एक नंबर में। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द MCQ दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। MCQ में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ नहीं है, तो मतलब तुक्का मारा जा सकता है। जो बहुत गट फीलिंग हो रही है ना कि आंसर यही होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या पता सही निकल जाए। फिर रेस्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और ये क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स के आएंगे? 45 मार्क्स के आएंगे। इस 45 के क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 1, जो हमेशा की तरह कौन सा क्वेश्चन होगा? कंपल्सरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स, A एंड B। और हर पार्ट अपना 5 नंबर का है। इसका मतलब इसमें कुछ भी पढ़ाई करोगे कितने नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे वो क्वेश्चन कितने नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? 5। कि ये क्वेश्चन तो 5 नंबर के हिसाब से अपना आ सकता है, और उसी हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। अब एक चीज़ जो कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि आपने बोला EIS SM की बुक तो अलग अलग है, तो क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा? क्या क्वेश्चन मिक्स्ड आते हैं या क्वेश्चन सेपरेटेड आते हैं? हमारे पास ना क्वेश्चन पेपर जो होता है वो पिन पेज की तरह होते हैं, तुमने देखे होंगे।
तो हर पिन पेज पे ऐसे लिखा होगा पेपर 7A और वहाँ लिखा होगा बड़ा बड़ा EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे होंगे। फिर आपके पास में जहाँ वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ स्टार्स लगा के बात ख़त्म करेंगे और बिल्कुल अगली वाली शीट से ही पेपर 7B करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास में MCQ का क्वेश्चन पेपर अलग आता है, इंटर में MCQ का क्वेश्चन पेपर अलग आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स का पेपर अलग आता है और MCQ का पेपर आपको सेंटर से बाहर ले जाना अलाउड नहीं होता है, वो आपको वहीं पे ही सबमिट करना होता है। तो फिर क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर इज कम्प्लीटली अलग, तो बाहर वाला एक पेज तो इंस्ट्रक्शन का हो गया और आपको इन्हें कितने क्वेश्चंस देने से 5 क्वेश्चंस देने। पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आ गया तो क्वेश्चन पेपर यहीं ख़त्म हो गया, यहीं शुरू होकर एक ही पेज पे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन तो 5 ही डालने हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ डैट। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर आ गया तो कभी कभी तो आधे पेज में क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा गैप दे दे के क्वेश्चन लिख दिए तो एक पेज। तो एक पिन पेज में अपना काम तो हो जाता है EIS-SM का, ज़्यादा प्रिंटिंग में नहीं, क्वेश्चन पेपर बड़ा बड़ा बहुत रेयरली। अगर केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं और नॉर्मल, तो मतलब पेपर कैसा भी आ सकता है। एक दो बार पेपर ऐसा भी आया हुआ है कि पेपर में एक भी केस स्टडी नहीं है, सब कुछ डायरेक्टली पूछ लिया। कई बार पेपर हमें ना मिक्सचर में भी देखने को मिला है, मतलब केस स्टडी भी देखने को मिला है और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स भी, और कई बार हमें पूरा केस स्टडी भी देखने को मिला है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत कि तुम अपने साथ सेंटर पर क्या किस्मत लेकर जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है। और किस्मत हम सबकी बहुत अच्छी है। CA कर रहे हो, इंटर में बैठे हो, अच्छी ही है ना। इतनी सी बात समझ में आई। ये तो हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। अब हम लोग एक चीज़ को समझेंगे, वो है मार्किंग स्कीम। BOS पोर्टल पे हर चैप्टर की मार्किंग स्कीम गिवन होती है और SM का पेपर कंप्लीटली उसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से बनता है। वी हैव 8 चैप्टर्स इन SM। कितने चैप्टर्स हैं टोटल और पेपर कितने मार्क्स का है? डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि BOS ने बोला है ईच एंड एवरी चैप्टर स्टैंड्स फॉर इक्वल वेटेज। कितने बच्चों के हाथ कैलकुलेटर पे लग गए 60 डिवाइडेड बाय 8 करने के लिए? क्योंकि अब CA करते करते दिमाग तो कैलकुलेट करता नहीं, कुछ कैलकुलेटर ही करता है जो करता है। 7 से 8 नंबर का। अब एक बात पे गौर करो, मैंने कहा एक क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का, तो MCQ भी तो है। अगर हर चैप्टर में से 5 नंबर का MCQ हटा दिया, क्वेश्चन हटा दिया जाए, तो मोटा मोटी पीछे 2 नंबर बचते हैं और 2 नंबर हमें दिख गए। 15 MCQ है, 8 चैप्टर है। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास में 45 मार्क्स है, मतलब 9 क्वेश्चन और चैप्टर, तो कोई सिर्फ एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से तुम्हें 2 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में से एक ही क्वेश्चन आएगा। चैप्टर की लेंथ चाहे 10 पेज चाहे 40 पेज। क्वेश्चन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि 40 पेज वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर जो बहुत लेंथी है कि 40 पेज वाले में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। 10 पेज वाले में से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत सिंपल से बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझाती हूँ जो पहले दिन से दिमाग में रखना, और वो सिंपल और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि SM के अंदर जो भी चैप्टर लर्न करोगे वो चैप्टर पूरा लर्न करोगे। रीज़न बिसाइड दिस, 10 पेजेस का चैप्टर है, एक क्वेश्चन लर्न करने का मन नहीं किया, तुमने 9 पेजेस अच्छे से रट्टा मार लिया, क्वेश्चन तो एक ही आना है। और जो छोड़कर चले गए एक पेज, कहीं ऐसा ना हो वहीं से वो एक क्वेश्चन आ जाए, तो जो 9 पेजेस पे रट्टे मार मार के हालत ख़राब की थी वो भी ख़राब हो जाएगा। ये स्कोप हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन आने हो, कि एक ही पेज छोड़ा है, कम से कम 2-3 पेजेस, 2-3 क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आना है। तो इस बात को बहुत ध्यान से सोच के चलना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है तो तुम चैप्टर को आधा अधूरा लर्न नहीं कर सकते हो। क्लियर? हमें चैप्टर तो पूरा ही लर्न करना पड़ेगा। एंड लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, पहले दिन बता रही हूँ,
सब्जेक्ट को सीरियसली लेना। किसी भी अपने फ्रेंड से या कोई तुम्हारा सीनियर हो या कोई तुम्हारा जान पहचान का हो जो इंटर के पेपर देगा, कोचिंग ले चुका है या दे चुके हैं, EISSM इज अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फेल करवाता है। होप सो किसी को कुछ पता हो, किसी ने कभी किसी से पूछा हो कि इंटर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा और इजी सब्जेक्ट कौन सा है। पूछा है कभी आज तक? किसी ने कुछ बताया आज तक? ऑडिट की वजह से रह जाता है। और EISSM की तारीफें किसी ने नहीं करी आज तक? करी है। ऑडिट और EISSM में दोनों ही ऐसा सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट की बहुत खासियत है, जिस दिन तुमने सब्जेक्ट का साथ छोड़ा, सब्जेक्ट ने तुम्हारा साथ छोड़ा। मतलब सब्जेक्ट को रोज 15 से 20 मिनट देने हैं, रोज, मतलब आज से ही। चाहे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है घर जाके उसको रीड ही करो, पर करना है। वो वाली गलती कभी मत करना कि थ्योरी सब्जेक्ट है, लास्ट के 2 महीने में कवर कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं, सब बाउंसर हो जाएगा और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लॉ थ्योरी, ऑडिट थ्योरी, EIS थ्योरी, SM थ्योरी, इकोनॉमिक्स थ्योरी, 5 तो मैंने गिनवा दिए। टैक्स में जब तक थ्योरी याद नहीं होगी तब तक टैक्स नहीं कर पाओगे। समझ में आई मेरी बात? सो जस्ट बिकॉज हमारे पास सब कुछ ही थ्योरी सॉर्ट ऑफ है, तो डेली के तुम्हारे बिजी स्केड्यूल में से 15 मिनट SM को देने हैं। ज़्यादा देने के लिए कह भी नहीं रही, 15 मिनट। जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं वो 15 मिनट चाहे बस में दे देना, पर दे देना। ऐसा लगना चाहिए ना बच्चा CA कर रहा है, बस में भी चलता फिरता पढ़ रहा है। प्रेशर दिखाओ चलते फिरते लोगों को भी ज़िंदगी का, ठीक है? तो चाहे वो 10 मिनट या 15 मिनट बस में बैठे बैठे दे रहे हो, जैसे भी ट्रैवल करो, स्कूटी चलाते चलाते मत दे देना टाइम, कि तुम बोलो मैम ने कहा है जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, आगे रखी हुई है कॉपी और हम स्कूटी राइड कर रहे हैं। तो ट्राई कि हर रोज 15 मिनट देना ही देना है, और ट्राई करोगे तो 15 मिनट निकल भी जाएंगे। टाइम निकालने पर होता है ना? जिनको लगे घर पे नहीं निकलते हैं, मेरे आने से पहले 10 मिनट में सारा टॉपिक ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लिया। टीचर तो 5-10 मिनट लेट आता ही आता है क्लास में। क्लियर है ये वाली बातें सारी? तो पेपर कैसे आएगा और क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा, ये बातें तो हमें समझ में आ गई। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर्स के साथ में, और जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 1। हाउ मैनी ऑफ यू आर हैविंग बुक्स इन दिस क्लास? MCC का मॉड्यूल नहीं, स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI 2 बच्चों के पास है, और बाकी बच्चे क्या करेंगे? PDF कौन सा है तुम्हारे पास? वेबसाइट से PDF निकाल लोगे, वेरी गुड, निकालो। फिर PDF डाउनलोड करने के बाद में इंटरनेट बंद कर देना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे लगा तुम PDF देख रहे हो और तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो या तुम मैसेजेस पे बातें कर रहे हो। SM के एक नोट्स का PDF भी है, जो मैंने अभी भी जस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल दिया है, वो GI 8 के लिए वो नोट्स को अपलोड कर देंगे। तो जब तक आप लोगों के पास बुक्स नहीं आती हैं तब तक आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं।
हम लोग क्लास में पढ़ने का अप्रोच बहुत सिंपल रखने वाले हैं। हम सबको पता है कि मॉड्यूल में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती है जो सारी लर्न हमें करनी नहीं होती। तुम लोगों ने लॉ पढ़ा था, है ना? तो हम लोग ना अपना बहुत ही वो वाला सिस्टम रखेंगे जो हम स्कूल में रखते थे। टीचर मार्क करवाते थे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके अंदर भी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो सब मैं तुम्हें क्लास में लर्न करवाऊंगी। सेकेंड अप्रोच हम लोगों की ये रहेगी कि हम लोग क्लास में आंसर्स को बोलेंगे। जितना ज़्यादा क्लास में बोलेंगे उतना ज़्यादा तुम्हें लर्न होगा। वी विल ट्राई कि 60% या 50% बातें तुम्हें क्लास में लर्न हो जाए। इससे क्या होगा, रेस्ट 15% जो तुम घर जाकर एफर्ट्स लोगे ना, उसमें हमारा कवर अप हो जाएगा। क्लियर है बात? तो थोड़ी सी ये वाली बचपन वाली स्ट्रेटेजी लगा के रखेंगे कि टीचर भी बोलेगी, थोड़ा तुम भी बोलोगे, तो क्लास में नींद भी नहीं आएगी, मुंह चलता रहेगा, और साथ ही साथ में आंसर भी हमारा हो जाएगा। क्लियर? सेकेंडली, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट थ्योरी है, लॉ में तुम्हें फाउंडेशन में बताया होगा कि ICAI को स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज चाहिए। तो अब हम लोग कंप्लीट लैंग्वेज तो नहीं लिख सकते, तो हम लोग कीवर्ड्स तो लिख सकते हैं ना। तो वो कीवर्ड्स हम लोग मार्क करेंगे और कोशिश करेंगे हमें पूरे पूरे लर्न रहें। क्लियर है बात? ये सुबह से पहली क्लास है तुम्हारी, FM की हुई होगी, ठीक है? तो हम लोग अब क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास के अंदर कोई हिंदी मीडियम है क्या? तुम तीनों उत्तम को जानते हो? उत्तम के पास SM के हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, उससे वो PDF ले लेना। जो मैंने नोट्स अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट से अपलोड करवाए हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, एंड उत्तम के पास तुम्हें उसका हिंदी मीडियम वर्जन मिल जाएगा। तो जब तक स्टडी मटेरियल नहीं आता है तब तक उन नोट्स से पढ़ लेना, ठीक है? तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी तीनों को। क्लियर है? और कोई भी बात ना समझ में आए उसको पूछ लेना। तुमने शायद पहले भी क्लास ली थी क्या? क्लियर है हमारी इतनी सी बात? तो अब हम लोग SM का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम भी हमारा यही है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है? क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिर्फ सेकेंड ग्रुप है, वो नवंबर में अपीयर होने वाला है? सिर्फ सेकेंड ग्रुप हो? कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर दे चुके होते हैं और खाली सेकेंड ग्रुप की क्लास लेने आते हैं। पक्का किसी का नवंबर में एग्जाम तो नहीं है ना? फिर ठीक है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग जिस वर्ड को समझेंगे वो वर्ड क्या है? स्ट्रेटेजी। फिर समझेंगे मैनेजमेंट को, और फिर समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। तो पहला वर्ड जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो वर्ड क्या है? स्ट्रेटेजी। मुझे बताओ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? MCQ के लिए OMR शीट मिलती है, बिल्कुल मिलती है अनुराग, आपको OMR शीट मिलेगी और आपको उसी शीट पे सब कुछ मार्क करके आना है। बताओ। तुम लोग क्या समझते हो स्ट्रेटेजी से? वर्ड नया, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? पहले गोल सेट करते हैं, फिर उसमें से एक हम सेलेक्ट करते हैं। और किसी कुछ कहना हो प्लानिंग के बारे में? प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में वो करना है। CA ऑप्ट करते वक्त तुमने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए होंगे। क्या सोच के ऑप्ट करी थी CA? क्यों कर रहे हो फिर? बताओ, जो तुमने कुछ नहीं ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई है ना। नाम क्या है तुम्हारा? ऑरेंज टी शर्ट में जो तुम पीछे बैठे हो, तुमसे ही पूछ रही हूँ। बिल्कुल पीछे नहीं, वो बैठा है। तुम्हारे पिंक पहना है यार, तुम हाथ कैसे खड़ा कर रहे हो? वो जो 5वें बेंच पे बैठा है पीछे से, हाँ। कानों में ब्लूटूथ लगा रखे हैं, सॉरी गले में। नाम क्या है तुम्हारा? स्वयं। ओके। तो क्या सोच के CA ऑप्ट करी थी तुमने?
क्या पसंद है सीए में? किसने कहा तुम्हें फिर सीए करने के लिए? चलो ऐसा होना चाहिए, कसम किसी को कोसोगे तो नहीं, खुद को ही कोसोगे जब कभी कोसना पड़ा तो। और बाकी तुम सबने क्या सोच के ऑप्ट करी? तुमने पहले क्लास ली थी क्या रिजल्ट से पहले? अच्छा, फिर तुमने क्या सोच के सीए ली? नाम क्या है तुम्हारा? विभुल। अच्छा विभू, बताओ क्या सोच के क्लास ली? टैक्स वगैरह अच्छी लगती थी? 12th में कैसे पता चला टैक्स के बारे में? ओके। और बाकी किसी ने गाइड किया स्कूल में सेमिनार? तुम्हारा तो कोविड में स्कूल निकल गया होगा, सेमिनार का तो उम्मीद ही खत्म थी। 12th के एग्जाम्स दिए थे? ओ, पीछे कह रहे मैं देकर आया हूँ मैम, क्या बात कर रहे हो? कितने बच्चों ने दिए 12th के एग्जाम्स? बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड देख के खुश हो रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। किस्मत होती है, हर किसी के पास नहीं होती है भी कि बिना बोर्ड एग्जाम्स दिए पास हुए हो। यू हैव स्टोरीज टू टेल एवरीवन। तुम बोर्ड एग्जाम दे के पास हुए हो? हम ऐसे बिना पेपर दिए पास हुए थे। ओके चलो, तो जो का पार्ट, हम लोग जब सीए भी करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कई लोग को ये लगता है कि सीए करने के बाद में मतलब लाइफ सेट है ना? एपिक पेन कहाँ चला गया इस क्लास में? लगता है ना बेस, आ गया। लगता है ना ऐसा कि 5 साल के अंदर अपनी सीए हो जाएगी, उसके बाद एक मस्त सा कैबिन होगा, उसमें बैठेंगे और अपना मस्त काम चलेगा। एनी इमेजिनेशंस? कुछ तो होगा ना मन में ऐसे इमेजिनेशंस और समथिंग लाइक दिस कि ऐसे ही तो इतना, मतलब ऐसे हमें तो दिन रात पढ़ने का शौक है, 10-10 घंटे क्लासेस लेने का शौक है, इसलिए हमने सीए ऑप्ट कर ली। ऐसा तो कुछ नहीं है कि 10 घंटे एक ही सीट पे बैठ के बस किताबें पढ़ते रहेंगे फिर घर जाके भी पढ़ना ही पढ़ना है, ये जिंदगी चाहिए थी तो हमने सीए कर ली। ऐसा तो कुछ नहीं। वी ऑल हैव गुड इमेजिनेशंस कि 5 साल की मेहनत है एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ ब्राइट फ्यूचर, है ना? इस सीएफएल से भी ज़्यादा ऐसे चमक रही होगी हमारी ज़िंदगी, और उस चमकती हुई ज़िंदगी में वी आर अर्निंग वेरी गुड और लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। समथिंग लाइक दिस, एक ऐसा एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट प्लान, एक ऐसी इमेज दिखती होगी कभी कभी, ऐसे सपने भी आ रहे होंगे कई बच्चों को तो कि ऐसे मस्त से कैबिन में बैठे हैं। तो तुम लोगों ने जब स्ट्रेटेजी बनाई सीए करने की, सबसे पहले माइंड में एक इमेज आई थी कि यार ये चीज़ अचीव करनी है। या तुमने अपने आसपास के चार्टेड को देखा होगा और जो इज्जत मिल रही होगी, एंड एवरीवन इन सोसाइटी इज लाइक इट। अभी थोड़ी बात तो तुम्हें भी मिलने लगी, आइजा फाउंडेशन क्लियर, वो फाउंडेशन क्लियर कर चुका है, वो तुम शायद बेंचमार्क भी बन चुके होगे कई लोगों के लिए कि कुछ देख लो, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, तुम्हारा क्या दिन भर फोन हाथ में ले बैठे रहते हो, समथिंग लाइक दिस। तो फिर जो चीज़ है एक इमेज, सीए करना है, इसके लिए प्लान करने से पहले एक इमेज माइंड में क्रिएट हुई तुम्हारे, डिजायर्ड इमेज जो तुम्हें चाहिए थी, और उस इमेज के लिए फिर तुमने ऑप्ट किया किसका रास्ता? सीए करेंगे। और फिर तुमने 3 साल की मतलब 5 साल की मेहनत, पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे, फिर हम इंटर के लिए पढ़ेंगे, फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, फिर आर्टिकलशिप होगी, फिर पेपर देंगे। ये पूरा का पूरा तुम्हारा डायरेक्शन है जो तुम्हें एनसीसी दिखा रहा है। और आज से डायरेक्ट 4.5 साल बाद तुम सब मुझे चार्टर्ड्स बने हुए मिलोगे, तो वो तुम्हारा क्या है? फाइनली डेस्टिनेशन है। तो जब भी तुम कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो स्ट्रेटजी में हमेशा 3 स्टेजेस होते हैं, 3 Ds होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक डिजायर्ड इमेज आती है। क्या आती है सबसे पहले एक माइंड में? जो तुम अचीव करना चाहते हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना डायरेक्शन को क्या करते हैं? सेट करते हैं। किसको सेट करते हैं? अपने डायरेक्शन को। और वही डायरेक्शन लास्ट में तुम्हें कहाँ लेके जाती है? डेस्टिनेशन में। डिजायर्ड इमेज का मतलब होता है व्हाट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना, जैसे हमारे कैबिन में बैठे हैं एक मस्त, वो हम बनना चाह रहे हैं बेसिकली। डायरेक्शन इज व्हाट यू वांट टू डू और डेस्टिनेशन इज वेयर यू वांट टू गो।
तो हमारे पास में स्ट्रेटेजी किसी भी कंपनी का लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, बिकॉज स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर। किसके बारे में होता है? फ्यूचर। तो स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड destination, that is what you want to be, what you want to do and where you want to go। अब हम सबको पता है किसी एक चीज की 10 ऑथर्स ने 10 डेफिनेशंस दी होती है, पर हम 10 की 10 तो याद कोई एक उठाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है पेज नंबर 5 पे। अब तुम बोलोगे पहले के 4 पेज कहाँ गए मैम? फर्स्ट पेज पे जब हमने देखा कि यहाँ पर तो तुम्हें कुछ भी लिख के नहीं दे रखा था, कि पहला पेज तो हर चैप्टर का ऐसे ही होता है ना, ये चैप्टर का नाम लिख देते हैं और आउटकम्स लिख देते हैं कि तुम इससे क्या सीखने वाले हो। चैप्टर 2 पे पेज नंबर 2 पे इसको ओवरव्यू का चार्ट बना के दे दिया खतरनाक सा। पेज नंबर 3 के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन है जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। पेज नंबर 4 पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पर पहले स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे फिर मैनेजमेंट। तो हमने सीधा का सीधा जंप किया पेज नंबर पे जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है। डोंट वरी, पेजेस आगे पीछे होंगे बट वी विल कवर एवरीथिंग। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया, ठीक है? तो हम लोग जिस चीज से शुरू कर रहे हैं वो है स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। और स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। किसका? ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज का, डायरेक्शन का और डेस्टिनेशन का। डेट इज रिस्पेक्टिवली करके 3 बातें बताइए। डायरेक्शन इमेज मतलब व्हाट यू वांट टू, डायरेक्शन मतलब व्हाट यू वांट टू, और डेस्टिनेशन मतलब व्हाट यू, वेयर यू वांट टू गो। तो हमने अगर कोई पहला कॉन्सेप्ट देखा है तो वो देखा है स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। लास्ट बेंच तुम्हें क्लियर दिख रहा है सब कुछ? तो हमने सबसे पहले क्या देखा? स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन। तो इसकी अगर जो डेफिनेशन मुझे लिख के दे रखी है वो डेफिनेशन हमने क्या समझी? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। क्या है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। किसका? ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन की 3 चीजें थी, डिजायर्ड इमेज, देन डेस्टिनेशन, देन डायरेक्शन। जहां पे हमने देखा डिजायर्ड इमेज का मतलब होता है व्हाट यू वांट टू बी, डेस्टिनेशन व्हाट यू वांट टू डू, और डायरेक्शन मतलब वेयर यू वांट टू गो। यही दे रखा है। तो हमारे पास बहुत, ओहो, ये गलतियां हम जानबूझ के करते हैं ये देखने के लिए कि तुम लोग सो तो नहीं गए थे थ्योरी क्लास में। चलो वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चे क्लास में जागे हुए थे और बाकी क्लास क्या कर रही थी? बोलने की हिम्मत इकट्ठी कर रहे थे। मतलब तुम्हारी क्लास जागी हुई है, हाफ ऑफ द क्लास। देखो एसएम में ना अनुराग, इट्स ऑल योर चॉइस। नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं, वो उन लोगों के लिए है जिनको लिखने में बहुत मेहनत लगती है, हाथ दर्द होने लग जाते हैं क्लास में लिखने में, तो वो बच्चे नोट्स से ले लेंगे। नोट्स में भी यही सारी बातें लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। हमारा काम 3 स्टेप्स पे चलेगा। बुक में मार्क करवा दूंगी, नोट्स लिखवा दूंगी, नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूंगी। जिन बच्चों को बुक से याद करना अच्छा लगता है, बुक में मार्क करा हुआ है, बुक से याद करो। जिन बच्चों को बुक की बात तो सारी कॉपी में लिखवाई हुई है वहां से याद करना पसंद है अपनी राइटिंग में, वो बच्चे क्लास में लिख लेना। जिनको पीडीएफ से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइप्ड पीडीएफ है, नोट्स में भी वही बातें लिखी हैं जो मैं क्लास में लिखवा रही हूँ, वो बच्चे वहां से पढ़ लेना। नोट्स के अंदर बुक का एक एक बात कवर होगी। लैंग्वेज कंप्लीटली स्टडी मटेरियल है क्योंकि हमारा सारा फोकस लैंग्वेज पर ही है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना नंबर
तुमने अगर स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन लिख दी ना, स्ट्रेटेजी मीन्स प्लानिंग, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट हेल्प्स टू अचीव योर गोल एंड मिशन, तुम सही बोल रहे हो, बुक में जो बोला है उसका मतलब भी वही है, पर तुमने वो नहीं लिखा जो कहाँ लिखा है, तुमने ये नहीं लिखा ये डिजायर्ड इमेज है, ये डायरेक्शन है और ये डेस्टिनेशन है। चेक करने वाले को वही डेफिनेशन चाहिए, तुम्हारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन उसको सही लैंग्वेज भी चाहिए। ये बात तुम्हें लॉ में थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि सही बोलने से या सही समझना इज नॉट सफिशिएंट, सही लैंग्वेज साथ में होना इज सफिशिएंट। ऐसे थोड़े रिजल्ट 10-15% जाता है, 25% जाता है। समझ में आई? इसके पीछे ICAI तुम्हें रटवाना नहीं चाहता, ICAI तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी करवाना चाहता है। ICAI ये चाहता है कि जब तुम लोग CA कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोफेशन कर रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। तुम लोग बातों को लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिखो, ताकि जब तुम कभी किसी एंटिटी या किसी कंपनी में जाके बात भी करोगे ना, तो तुम्हारे मुंह से ये सारे वर्ड्स निकलेंगे, और अगर सामने वाले पर्सन ने हाईफाई इंग्लिश में 4 बातें बोल भी दी तो तुम्हें उसका मतलब भी समझ में आएगा। इसका सारा रीजन यही है दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ट्रेंडिंग वर्ड्स। सिर्फ जो ट्रेंड इंस्टाग्राम पे कर रहा है, उसके अलावा जो ट्रेंड कर रहा है वो भी जानना पड़ेगा, है ना? तो मर्जी है, नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने हैं तो मत बनाओ, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन हमने क्या देखी? क्या होता है स्ट्रेटेजी? इट इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड, अपने याद करने के पर्पज से 3D माइंड में रख लेना, पर 3D पेपर में मत लिखना, क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ। 3D में फर्स्ट D क्या है? डिजायर्ड इमेज, सेकेंड इज, थर्ड इज that is what you want to and where you want to go। कुछ दिमाग में बैठी बात? पक्का? ऑर्गेनाइजेशन के 3D। अब देखो, इसमें तुमसे ये भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजी? इसमें से कौन सी चीज स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं होती है? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, और कोई भी एक वर्ड डी से डाल देंगे तुम्हारे लिए, डिसिप्लिन। अब पेपर में ना वो डी देख के दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा घर से कितना ही अच्छा पढ़कर गए हो, उस 3 घंटे में दिमाग कितना चलता है ना, सारी बात वही है। तो यहाँ से अपना MCQ भी आ सकता है। कौन से तीसरा या चौथा डी इसमें इंक्लूड नहीं था? वो कौन सा वर्ड था? डिसिप्लिन इसमें नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग स्ट्रेटेजी की एक दूसरी बात करने जा रहे हैं। एक बात बताओ, 100% जो तुम प्लान करते हो क्या हमेशा वही होता है? नहीं होता। कभी ऐसा हुआ जो तुमने सोचा सब वही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ? हमें बहुत बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान को क्या करना पड़ता है? चेंज। तुम ना चाहे अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में सोच लो, या फिर तुम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। दोनों एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि हमेशा जो तुम सोचते हो वो नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, हम घर से निकलते हैं परफेक्ट प्लान बना के कि आज 11 बजे मूवी देखने जाएंगे, इसके बाद में लंच वगैरह दोस्तों के साथ बाहर ही कर लेंगे, और उसके बाद में घूम फिर के रात को घर आ जाएंगे। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान बीच में कैंसिल। जिन दोस्तों को 11 बजे पहुंचना था टिकट लेने के लिए, अगर ऑनलाइन बुक नहीं करवाई, वो दोस्त पहुंचे ही नहीं 11:30 बजे तक, तो प्लान चेंज होता है कि 11 बजे वाली नहीं 12 बजे वाली मूवी देख लेंगे। कभी हुआ है ऐसा? सारे पंचुअल और हमेशा होता है तुम्हारा? अगर ना ली हो तो अगर दोस्त ऐसे हो तो टिकट कभी पहले नहीं लेनी चाहिए। तो फिर हम लोग जो हमेशा 100% सोचते हैं प्लान, वैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं रिलायंस और जियो का, सॉरी जियो और एयरटेल का। जियो के आने से पहले एयरटेल की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, एयरटेल के प्राइसेस बहुत अच्छे खासे चल रहे थे। 299 के अंदर 3G
डेटा मिल रहा था 1 GB फॉर 28 दिन। तुमने कभी ये जिंदगी देखी है? या अनलिमिटेड वाली जिंदगी में पैर रखा था सीधा? अनलिमिटेड में ही रखा होगा। ये भी एक जिंदगी थी जिसमें से 1 GB डेटा में से भी डेटा बच जाता था। 500 MB, 600 MB, कई लोगों का तो 10, 100, 200 MB लगता था। इतना डेटा सेव हो जाता था और फिर वो डेटा रोल ओवर भी नहीं होता था। वो एग्जॉस्ट तो एग्जॉस्ट। 300 रुपये में तुम्हें सिर्फ डेटा मिल रहा था 28 दिन के लिए। एयरटेल मस्त, कॉल रेट भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन लोग यूज़ कर रहे थे बिकॉज एयरटेल के नेटवर्क आ रहे थे। एयरटेल के नेटवर्क बेसमेंट में भी आते थे एक टाइम पर। तुम चाहे आईफिल टावर पे चढ़ जाओगे तब भी आ जाएंगे अगर वहाँ पे एयरटेल है तो, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अचानक से मार्केट में कौन आ गया? सब कुछ फ्री 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 जियो, है ना। 2016 में आया था जियो, 16 में आया था ना, और सब कुछ पूरा फ्री कर दिया था। फिर एयरटेल ने अपने प्राइजेस को चेंज किया। जियो ने बोला हम आपको अनलिमिटेड डेटा देंगे, आप 2 GB डेटा एक दिन में खत्म करके दिखाओ, और वी सक्सेसफुली डिड इट। 2 GB क्या हुआ, आज के टाइम पे हमें कोई दिन में 10 GB खत्म करने के लिए बोले वो भी कर सकते हैं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे यूजेज उसके अकॉर्डिंग बढ़ गई है। जब 3G डेटा था लोग यूट्यूब नहीं चलाते थे, नेटफ्लिक्स नहीं था, है ना। फेसबुक पे भी हम लोग लॉगिन करते थे, यूज़ करके लॉग आउट कर देते थे, क्योंकि अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पे इतना डेटा लगता नहीं था, व्हाट्सएप पे पहले वीडियोस नहीं जाते थे, खाली टेक्स्ट मैसेजेस जाते थे। ऑडियो भी बहुत धीरे धीरे, किसी ने किसी को गाना भेज दिया तो वो बहुत धीरे 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 डाउनलोड होता था, तो लोग भेजना पसंद नहीं करते थे। अब तो तुम लोग वीडियो चैट करते हो, सो मैनी थिंग्स, तो ऑप्शंस बढ़े हैं तो डेटा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया है ना। पहले डिस्ट्रैक्शंस इतनी नहीं थी, अब डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया होगा। तो यहाँ पर फिर एयरटेल ने भी यही चीज़ दी कि अब हम भी तुम्हें एक दिन का 1.5 GB या 2 GB भी लोगे तो तुम्हें दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा प्लान। तो इन्होंने अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, चेंज। जब तुम लोग पहले कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो अपने हिसाब से, उसे हम बोलते हैं प्रो एक्टिव। क्या बोलते हैं? तुम बोलते हो तुम बहुत प्रो निकले। व्हाट इज प्रो? बहुत हाई लेवल पे जो सोच के चलता है। तो इंसान जब पहले से ही पूरा मार्केट एनालाइज करके स्ट्रेटजी बना रहा है, दैट थिंग इज नोन एज प्रो एक्टिव। क्या कहलाता है वो? प्रो एक्टिव। और जब आप चेंज इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो, उसे बोलते हैं रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? तो हमारी स्ट्रेटजी ना तो 100% प्रोएक्टिव होती है और ना ही 100% थोड़ा प्रोएक्टिव, थोड़ा, हम सबको पता है विद चेंज इन एनवायरनमेंट वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। तो हमने जब इस बात को समझा तो इसमें हमने क्या बोल रखा है, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। या तो ये स्टेटमेंट डिस्कस करने के लिए आती है या आता है इस पे केस स्टडी। पहले टॉपिक को समझते हैं फिर केस स्टडी समझेंगे। हम बोलते हैं बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी जो होती है वो ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, मिलकर बनी है। ब्लेंड है 2 चीज़ों का, और वो 2 चीज़ें क्या है? प्रोएक्टिव होना, और दूसरी चीज़ क्या है? रिएक्टिव होना। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, और 2 चीज़ें क्या है? प्रोएक्टिव होना। और अब बताओ स्ट्रेटजीज कौन बनाता है? स्ट्रेटजीज बनाता है टॉप मैनेजमेंट। कौन बनाता है? तो प्रोएक्टिव ऑन दी पार्ट ऑफ मैनेजर्स। प्रोएक्टिव कौन कर रहा है तुम्हें? मैनेजर्स। स्ट्रेटजी कौन बना रहा है? एक कंपनी अगर स्ट्रेटजी बनाती है तो अपनी मार्केट की पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, यही होता है ना, हम अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि मार्केट में हम स्ट्रांग बने रहें और हम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करें। तो हम लोग बेसिकली पार्ट ऑफ मैनेजर पे स्ट्रेटजी बनती है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। क्या कर सके? 2 चीज़ों को। एक है आपकी मार्केट के अंदर जो पोजीशन है, और एक है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हमें इतनी सी बात बोली गई है कि प्रोएक्टिव ऑन दी पार्ट ऑफ मैनेजर्स। प्रोएक्टिव कौन होते हैं?
ताकि वो इम्प्रूव कर सके किसको, मार्केट की पोजीशन को और फाइनेंशियल। रिएक्टिव मतलब होना चेंज, हम चेंज होते हैं कब, जब मार्केट का एनवायरनमेंट क्या हो गया, जब मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें भी स्ट्रेटेजी में चेंज करना, या फिर आपको एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें जानने को मिल गई जो पहले कभी सोची, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। कुछ याद आया बीएसटी से? अनएंटिसिपेटेड मतलब जो बातें पहले आपने सोची। तो रिएक्टिव टूवर्ड्स, हम लोग रिएक्टिव दो चीजों के लिए होते हैं। पहला है आपका अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। कौन से इवेंट्स, जो पहले आपने कभी सोचे। एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस, जैसे कोविड आया, क्या पहले किसी ने सोचा था? बिल्कुल फ्रेश मार्केट कंडीशंस थी और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स थे। ऐसे इवेंट्स की आज से पहले भी जो चीज़ें कभी किसी ने नहीं सोची थी वो भी हो गई। जैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए, लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेजेस का ऐसे बिना पेपर दिए निकल गया, है ना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं। सिलेबस 50% हो गया कॉलेजेस में अगर पेपर भी लिए हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो कभी सोचे वो हो गए हैं। तो हमने बोला स्ट्रेटेजी इज ब्लेंड ऑफ, दो चीजों का ब्लेंड है। पहला किसका, प्रोएक्टिव, और दूसरा किसका, प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ to improve market positions and financial performance, और reactive towards unanticipated events and fresh market conditions। क्लियर है? तो एक स्ट्रेटेजी ना तो पूरी प्रोएक्टिव ना तो पूरी, प्रोएक्टिव भी है, और प्रोएक्टिव किसके पार्ट पर, दो चीजों को इंप्रूव करने के लिए। पहला पॉइंट मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल, और रिएक्टिव टुवर्ड्स अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड फ्रेश मार्केट। अब अगर सेकेंड पॉइंट में इनके अंदर देखूं तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है प्लान्ड स्ट्रेटेजी। क्या होता है प्रोएक्टिव का मतलब? जिन चीज़ों को आप पहले से क्या करके रखते हो, प्लान करके रखते हो। और रिएक्टिव का मतलब होता है एडॉप्ट करना। क्या करना? तो ये होती है एडेप्टिव नेचर की। कौन से नेचर की होती है? और ये होती है प्लान्ड नेचर की। क्लियर है? तो हमारा आंसर इतना सा ही है। हमने बोला स्ट्रेटेजी इज ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू improve मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट इज इन प्लान्ड नेचर। और रिएक्टिव टूवर्ड्स अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स और फ्रेश मार्केट कौन से नेचर की है? एडेप्टिव नेचर की है। किसको लिखना था उन्होंने साथ साथ लिख लिया? पक्का? नोट्स देखो अपलोड हुए क्या एप्लीकेशन पे? बाकी हम जाते जाते एक बारी और बोल दूंगे नीचे। नोट हो गया? अब देखो बुक में क्या लिखा है। बिल्कुल जियो प्रोएक्टिव के अंदर आती है। किस में आती है? जियो प्रोएक्टिव में। देखो बुक में क्या दे रखा है, डेफिनेशंस के बाद में अपने पास में एक पॉइंट लिख के दे रखा है। वो पॉइंट है स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली। स्ट्रेटेजी टिपिकली ब्लेंड है दो चीज़ों का, प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ टू इम्प्रूव कंपनी की मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल, और रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स इन फ्रेश मार्केट इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। इतनी सी बात क्लियर है? जिनके पास बुक है उन्होंने बुक में मार्क कर लिया। फिर नीचे लिखा इन अदर वर्ड्स।
अगर अदर वर्ड्स में हम इस बात को समझे तो कंपनी यूज करती है दोनों, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ताकि कोप अप कर सके अनसर्टेन बिजनेस के साथ। प्रोएक्टिव का मतलब होता है प्लान्ड और रिएक्टिव का मतलब होता है एडेप्टिव टू रिएक्शंस। फिर प्रोएक्टिव रिएक्टिव एक डायग्राम से समझा दिया गया, आधा प्रोएक्टिव और आधा रिएक्टिव बनकर ही हमारी क्या बनती है, एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनती है। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ने केस स्टडी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 20, रीड करो। आंसर मत रीड करने बैठ जाना, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? दो कंपनीज का नाम बोला है, एक ने कोई चीज पहले स्टार्ट किया, दूसरे ने उसको कॉपी पेस्ट किया। जिसने खुद से स्टार्ट किया वो क्या कहलाएगा? जिसने कॉपी पेस्ट किया। एक क्वेश्चन और है, सुपीरियर कौन होता है? क्योंकि उसे ज्यादा जल्दी और एडवांटेज चीजों का मिलता है। आंसर क्या लिखा है? यमी फूड क्या है और टेस्टी फूड क्या है? फिर से वही वाली बात, प्रोएक्टिव मतलब प्लान्ड, रिएक्टिव मतलब एडेप्टिव। कंपनी की स्ट्रेटेजी ब्लेंड होती है, प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ टू इम्प्रूव द कंपनी के मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल, और रिएक्टिव टूवर्ड्स अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। फिर पीछे बताया है सुपीरियर कौन होगा? इट इज बेटर टू बी रादर देन। अब बच्चे पता सब लिख कर आ जाएंगे, ये लाइन नहीं लिख कर आएंगे। अगर तुमसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर तो इसका भी होगा, हु इज सुपीरियर। बात समझ रहे हो? हम लोग फ्लो में जब आंसर लिखने बैठते हैं ना, तो हम लोग फ्लो में पूरी बात लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये हमारी बुक में रट्टा मारने के लिए दे नहीं रखा था कि सुपीरियर ये है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं। अगर 4 नंबर के अंदर ये है तो कहीं ना कहीं 1 नंबर में तो, और ये आंसर ना लिखते ही तुम्हारा 1 नंबर गया। 1 नंबर में तुमने आइडेंटिफाई किया किसने कौन सा है, फिर 1 नंबर में प्रोएक्टिव बताया 1 नंबर में, या फिर शायद 1.5 में 1.5 में, इस तरीके से करके तुम्हारे क्या होते हैं, 5 नंबर डिवाइड होते हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्लियर है। फटाफट से स्ट्रेटेजी क्या थी वो बता दो। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन। ये क्या बताता है? बेसिकली दिस पार्टली प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू improve the financial position and financial performance and market position, and reactive towards unanticipated developments and fresh market। पहले वाला पॉइंट प्लान्ड था, दूसरे वाला पॉइंट एडेप्टिव इन नेचर था। क्लियर है बात? पक्का? कुछ दिमाग में बैठी? अब देखो घर में 15 मिनट इसके लिए निकालना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ से इतना दिमाग में बैठा है, 15 मिनट दे दोगे ना तो एक रिवीजन और होती, थोड़ा दिमाग में और फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके क्लास, एनी डाउट्स? ऑनलाइन क्लास